श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी हां, हम सभी जानते हैं कि तंबाकू का सेवन कई एक मायनों में हमारे लिए जानलेवा सिद्ध हुआ है। किस तरह ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, क्यों ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हैं, इनसे कैसे बचने की आवश्यकता है, ये सब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा करेंगे। और इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए, हमारे श्रोताओं को जागरूक करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज बहुत ही खास मेहमान हैं। प्रोफेसर डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी जी आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आप पूर्व डीन और विभागाध्यक्ष रहे हैं दंत संकाय IMS BHU में। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। नमस्कार, और आपके श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बात 31 मई की कर ली जाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। दुनिया भर में विशेष करके WHO के माध्यम से दांतों के स्वास्थ्य को लेकर के कई बार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं और 31 मई को हम दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आज की कार्यक्रम में चर्चा का जो प्रमुख बिंदु है वो तंबाकू ही है। इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे कि तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया जा रहा है इसकी आवश्यकता क्या है। देखिए, तंबाकू निषेध दिवस 1987 से विश्व स्वास्थ्य संगठन हर साल मनाता है और इसकी मेन उपयोग, एक मुख्य उपयोग है मनाने का कि हम लोगों को कैसे जागरूक करें। तंबाकू से कई बीमारियां होती हैं, कैंसर होते हैं, सारे अंग को प्रभावित करता है। तो एक तरह से हम लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाते हैं और उसमें कई स्कूल हो या कहीं भी हो, हमारे कोई एसोसिएशन हो, तो उसके थ्रू, उसके माध्यम से हम लोग इस तंबाकू निषेध दिवस को मनाते हैं। तो तंबाकू का जो दुष्प्रभाव है, जैसे आपने बताया कि कई बार इससे कैंसर होता है और भी ऐसी विकृतियां हैं जो हमारे शरीर में होती है, हमारा स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित होता है। अगर हम एक आंकड़ों की चर्चा करें तो दुनिया भर में और विशेष करके भारत में इससे जो होने वाली मृत्यु है कैंसर से या इसके प्रभाव की जो अन्य वजहें हैं उनसे, वो आंकड़े क्या कहते हैं? ये वो आंकड़े थोड़ा सा बहुत चिंताजनक हैं और हर साल हम कहते हैं कि इस कैंसर से, जो तंबाकू से होने वाले कैंसर से लगभग 12 से 14 लाख लोगों की मौत होती है हमारे देश में और इसी तरह के प्रोपोर्शन और देश में भी हैं। और इसकी जो और दिक्कतें होती हैं कि पहले तंबाकू 40 या 45 साल के ऊपर लोग ज्यादा उपयोग करते थे, लेकिन दुखद पहलू ये है कि अब नौजवान या जो 12 से 15 साल के ऊपर वाले बच्चे ज्यादा उपयोग करते हैं और हमारे देश में पाया गया है कि ऑलमोस्ट 28 से 29% लोग तंबाकू का उपयोग करते हैं। मतलब हर तीसरा आदमी एक तरह से तंबाकू का उपयोग करते हैं। और तंबाकू भी उपयोग कई तरह के होते हैं। एक जैसे हम लोग स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी या सिगरेट से हम लोग जो करते हैं जिसमें धुआं आता है, एक उसका उपयोग होता है। और एक जो हम लोग को खाने वाली तंबाकू वाली, पान पराग या सुरती या पान मसाला, इस तरह की चीजों में हम लोग मिला के खाते हैं, तो वो तंबाकू खाने वाली चीज और तंबाकू को धुएं वाली चीजें होती हैं जो स्मोकिंग वाले होते हैं। तो इस तरह का उपयोग होता है और इसमें पाया जाए है कि समझिए देश का हर तीसरा आदमी तंबाकू को उपयोग किसी न किसी रूप में कर रहा है। तंबाकू की हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें ऐसा कोई क्या विशेष तत्व होता है जो किसी को आकर्षित करता है इसके उपयोग करने के लिए? विशेष करके आपने चर्चा की युवाओं की, कि पहले जो संख्या थी वो 40+ वाले लोग इसका अधिक कंजम्पशन करते थे और धीरे धीरे ये जो बुरी लत है ये कम उम्र के लोगों में, युवाओं में विशेष करके पनप रही है और ज्यादातर युवा आज इसकी चपेट में है। तो तंबाकू से युवा या कोई भी व्यक्ति इतना क्यों प्रभावित होता है? ये तंबाकू में एक निकोटीन होता है। तंबाकू में कई और पदार्थ होते हैं जो काफी हानिकारक होते हैं, लेकिन उसका मेन सब्सटेंस जो निकोटीन होता है ब्रेन में जाके थोड़ा सा एक्साइट करता है। और शुरू में जब नौजवान यूज करते हैं या बच्चे यूज करते हैं तो उसका कंसंट्रेशन थोड़ा शुरू में थोड़ा ठीक होने लगता है, ऐसा महसूस होता नहीं है उसे।
तो जब उससे जब लगता है कि उन्हें सारी चिंताएं या स्ट्रेस हैं तो तंबाकू का उपयोग कर लिए या स्मोकिंग कर रहे हैं या बीड़ी पी रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं, जो जैसे भी है, तो उसमें निकोटीन पदार्थ होता है, वो ब्रेन में जाके स्टिमुलेट करता है और फिर ऐसे ब्रेन से ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो हमारे शरीर को अच्छा रखते हैं, मूड ठीक रखते हैं और लगता है, ऐसा एहसास होता है। हालांकि ये आभासी चीजें होती हैं, असली चीज में ऐसा होता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जब ये करने लगते हैं तो उसी में। और आजकल तो होता है कि एक बच्चा पी रहा है, एक हॉस्टल में एक लड़का पी रहा है तो उसको देख के दूसरे लड़के पीने लगते हैं, तो उसको होता है तुम्हारा स्टेटस डाउन हो गया, क्या हो गया, इस तरह की भी हम लोग देखते हैं, हॉस्टल में बात होती है। तो एक तरह से सिंबल ऑफ स्टेटस में शुरू में करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं और वही चीज बाद में लत हो जाती है और निकोटीन की लत हो जाती है। निकोटीन ऐसा सब्सटेंस है कि शुरू में तो आदत हो जाती है, फिर बाद में छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। ये स्टेटस सिंबल की बात आपने की, निश्चित तौर पर शुरुआत में तो युवा कई बार इसकी चपेट में आता है, किसी को देख करके प्रभावित होता है, लेकिन स्टेटस सिंबल जैसी चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष करके युवा इससे बहुत प्रभावित होते हैं। हमारे शहर बनारस में ही हम देखते हैं कि कई सारे वैध अवैध हुक्का बार, वहां पर भी तंबाकू का भरपूर कंजम्पशन होता है और वहां युवाओं की भारी संख्या देखने को मिलती है। कई बार जो पुलिस की कार्रवाई होती है उसमें लोग पकड़े जाते हैं, जहां इस तरह की अवैध क्रियाएं हो रही हैं उनको बंद भी किया जाता है, लेकिन युवाओं का जो इससे लगाव है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। क्या कारण है इसके पीछे? कोई दबाव की स्थिति युवाओं में ज्यादा है, कोई तनाव की स्थिति ज्यादा है? क्या प्रमुख कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं? देखिए, हमारा समाज पूरा प्रतियोगी समाज हो गया है, कंपटीशन यहाँ बढ़ गया है, हर चीज में कंपटीशन है, पढ़ने में भी कंपटीशन है, जॉब में कंपटीशन है, इस तरह की चीजें, और किसी भी व्यापार में कंपटीशन है। तो शायद एक तरह से जो स्ट्रेस फैक्टर है, जो तनाव है, एक मुख्य कारण यही है। देखिए, जो हम लोगों को मिलता है कि तनाव एक मुख्य कारण है और दूसरा तो एक शौक है। दो चीजें जो हम लोग अपने हॉस्पिटल में, क्लिनिक में पाते हैं, उनको हम डेप्थ में जाते हैं तो यही दो कारण हमें मुख्यतः दिखाई देते हैं। और कारण इसके साथ हो सकते हैं, लेकिन तनाव और उसको शौक, दो चीजें एक हम लोग जो हमें जो दिखता है वही दो चीजें हैं। डॉक्टर साहब, तंबाकू के दुष्प्रभाव की हम चर्चा कर रहे हैं, तो किसी भी व्यक्ति में जो तंबाकू का सेवन कर रहा है, चाहे वो चबाने के फॉर्म में हो या फिर वो धुएं की तरह उपयोग करने में हो, जो बदलाव आते हैं शारीरिक रूप से जो दिखाई पड़ते हैं, वो प्राथमिक रूप में हम कैसे उनकी पहचान कर सकते हैं कि तंबाकू का दुष्प्रभाव फला व्यक्ति पर शुरू हो चुका है? देखिए, अगर मुंह मेनली जब हम लोग खाने वाले तंबाकू उपयोग करते हैं तो मुंह का कैंसर इसमें बड़ा कॉमन होता है। और मुंह का कैंसर हम लोग कहते हैं कि अगर मुंह में बदलाव आए, क्या बदलाव आए, कि उनका कोई सूजन हो, मुंह में कोई सूजन हो रही हो, या कोई अल्सर हुआ हो जो 2 हफ्ते से ज्यादा रुका हो, अल्सर वो ठीक नहीं हो रहा है, और सूजन भी ज्यादातर पेनलेस सूजन होती है, मतलब उसमें दर्द नहीं शुरू में होता है। अगर पेनफुल होता है तो बल्कि वो थोड़ा कम चांसेस होते हैं। शुरू में जो सूजन है वो पेनलेस सूजन हो, मुंह का कम खुले, खाने या चबाने में या निगलने में दिक्कत हो रही हो, या उसकी आवाज में कुछ बदलाव हो, या मुंह में कोई छाले ऐसे जो है लाल, सफेद या लाल टाइप के दाने हो जो आसानी से नहीं जा रहे हो। तो यही सब मुख्य कारण है जो कि मुंह के कैंसर की शुरुआत मान सकते हैं। और जैसे हम लोग जैसे उनको सिगरेट या बीड़ी या इस तरह का है तो उसमें भी मुंह में भी चेंजेस हो गए। मुंह में हमारे तालू ऐसा डिस्कलर हो जाएगा, या गम्स मसूड़ा डिस्कलर हो जाएगा, या उसको जो है लंग वाली चीजें या श्वास नली की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो श्वास नली की प्रॉब्लम है, कुछ को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, या कुछ कभी कभी उसको बोलने में दिक्कत आने लगती है, लंग अच्छा नहीं लगता है, मतलब और भी अगर कुछ खाएं हम लोग खा रहे हैं तो पेट का अल्सर हो सकता है, या कभी कभी लीवर भी इसकी वजह से खराब होने लगता है। तो कई लक्षण हैं जो दिखने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद ही दिखने लगते हैं। अमूमन अगर हम इस पर थोड़ा सा और विस्तार से श्रोताओं को बताएं कि ये इस तरह के लक्षण आने में कितना समय लगता है? किसी व्यक्ति ने अभी हाल फिलहाल में तंबाकू का सेवन किया है, उसमें ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं, या लगातार कई दिनों तक, कई वर्षों तक लगातार अगर वो तंबाकू के संपर्क में है और उसका इस्तेमाल कर रहा है तो ही ये लक्षण उसमें विजिबल होते हैं?
देखिए, कोई भी चीज होती है ना, बॉडी बॉडी भी बहुत नेचर ने बनाया, भगवान ने बनाया है, तो बड़ा रिस्पॉन्ड करती है कैलिब्रेटेड। कुछ लोग खाते हैं, जिंदगी भर खाते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। बॉडी की बनावट पे भी निर्भर करता है। लेकिन जो हम लोग देखें, जैसे नौजवान लोग आ रहे हैं, मुंह उनका खुला, अगर 10 साल से पान गुटखा या इस तरह की चीजें खा रहे हैं, अगर 8 से 10 साल वो खा रहे हैं तो उनका मुंह का खुलना कम हो जाता है। उसको एक बीमारी होती है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिसमें क्या मुंह का खुलना या निगलना उनका कम हो जाता है, मतलब निगल नहीं पाते हैं आसानी से। तो ये अगर गुटखा खा रहा है, वो 8 से 10 साल का कम से कम समय होता है, और दिन में कम से कम 2 से 4 बार इससे ज्यादा ही खा रहा होता है। और ये अक्सर देखने को हम लोग आजकल मिल रहा है। तो इसलिए कहते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस अगर होता है तो समझिए जैसे साउथ एशिया की बीमारी मानी जाती थी कि केवल भारत और भारत के आसपास होता है, लेकिन अब पूरे विश्व में, यहाँ के लोग भी हर जगह गए हैं तो पूरे विश्व में मानी जाती है। और लक्षण है जैसे अल्सर या ये भी है कि कम से कम अगर 3-4 साल रेगुलर सेवन कर रहे हैं, या सिगरेट 3-4 साल से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, सिगरेट या बीड़ी पी रहे हैं, तो इसके होने के चांसेस होते हैं। हाँ, ये चांसेस कभी कभी क्या होता है, बॉडी की ऐसी बनावट होती है कि थोड़ा बहुत होता है तो बॉडी उसको दबा देती है, उसके कोई सिम्टम या कोई साइन दिखता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा बॉडी की इम्यूनिटी भी कमजोर करता है, तो बॉडी रोग लड़ने वाली क्षमता इससे कम होने लगती है, तो अंत में कोई न कोई प्रभाव डालता ही है। बहुत सारे लोगों का एक्सक्यूज होता है, जैसे हमने अभी शुरू में ही चर्चा की कि हमें तनाव था इसलिए हमने इसका सेवन कर लिया। कुछ लोग कहते हैं कि हम सुबह में हमें फ्रेश होने में समस्या आती है, तकलीफ आती है, तब तक जब तक हम इसका सेवन नहीं कर लेते हैं। तो क्या इसका शरीर पर इस तरह का कोई प्रभाव है, या इस तरह की क्रियाओं में ये तंबाकू किसी तरह से सहायक है क्या? नहीं, देखिए, शुरू में तो इसको तनाव वगैरह तो होता है, लोग लेते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका तनाव ठीक हो रहा है। बाद में जब कई सालों तक ये खा लेते हैं तो उनको छोड़ने में मुश्किल होती है। और ये जो कहते हैं, कई ब्रश, कई टूथपेस्ट ऐसे आते हैं उसमें तंबाकू मिला होता है, तो लोग उसको तंबाकू को यूज करते हैं, तो वो आदत पड़ जाती है उनको, और बिना कुछ सुरती खाए या तो फ्रेश नहीं हो पाते हैं। तो शुरू में तो नहीं है, शुरू में तो ऐसे एक शौक या वैसे स्ट्रेस थोड़ा बहुत है, बाद में एक आदत ऐसी हो जाती है कि उसको छोड़ना उनको लिए मुश्किल हो जाता है। तो शायद इसका भी एक कारण होता है कि छोड़ना मुश्किल हो जाए। उसको हम लोग कहते हैं विड्रॉल सिम्टम, मतलब जो विड्रॉ करें तो धीरे धीरे उसका हम लोग जो मैनेजमेंट बताते हैं तो उसको कैसे बताते हैं, लेकिन एक तरह से वो आदत हो जाती है। हमने तंबाकू सेवन के कारणों की चर्चा कर ली, लक्षणों की चर्चा कर ली। अब इसके फलस्वरूप जो बीमारियां होती हैं उन पर भी आपने बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं को बताई। इसकी लत, तंबाकू सेवन की लत को छोड़ने के लिए या इससे बचने के लिए हम क्या उपाय अपना सकते हैं? देखिए, तंबाकू छोड़ने के लिए क्या होता है कि तंबाकू अगर छोड़ें आप, तो पहले अगर आप छोड़ने की कोशिश करें तो बीच में ऐसा पीरियड आता है कि 8 से 10 मिनट का पीरियड होता है। उस समय आदमी जैसे लगता है पागल हो जाएगा, नहीं अगर उसको सिगरेट बीड़ी या इस तरह की चीजें मिली नहीं तो पागल हो जाएगा। तो उसका एक जो आदत होती है इस तरह की 8 से 10 मिनट वो रहता है। तो एक तो आपको कुछ न कुछ और ढंग से आपको इंगेज रखना अपने आप को, उसी में हम लोग कहते हैं योग करें, प्राणायाम करें, ये सब भी बहुत उपयोग है। कुछ ध्यान केंद्रित करें। कुछ लोगों का अगर म्यूजिक और हॉबी जो है, जैसे म्यूजिक सुनना या खेलना, उसमें बिजी रहें, क्योंकि जब भी आपको लत लगेगी तो 5 से 10 मिनट ऐसा होगा कि वो आदमी पागल हो जाता है उसमें, फिर वो लेता ही है। फिर उसको लगता है कि अच्छा हम चलिए आज 10 दिन लिए 10 बार ले रहे हैं तो कल हम 5 बार लेंगे, कल 4 बार लेंगे, इस तरह की चीजें। लेकिन वो भी ऐसा नहीं, धीरे धीरे उसको मुश्किल होती है। तो एक तो आपको कैसे सेल्फ कंट्रोल कर सकें, और सेल्फ कंट्रोल में यही है कि आप उस 8-10 मिनट के पास को अगर पास कर गए कुछ और अपने हॉबी में, तो धीरे धीरे उतर हट जाएगा। दूसरा एक आदत बन जाती है, जब तंबाकू के हमारे साथ वाला सहकर्मी हमारे साथ ले रहा है, रोज हमारे 11 बजे ऑफिस में या हम हॉस्टल में या आप लोग बैठ रहे हैं, तो उसमें 11 बजे की आदत हो गई तो वो उसी समय उसकी आदत हो जाएगी। तो उसको थोड़ा सा हम लोग अपने आप को कैसे डिटैच करें। तो ये तो रहा कि आप कैसे उसको कर सकते हैं, उससे दूरी बना सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद हो ही गया तो हम लोग फिर एक कहते हैं निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, चूंकि तंबाकू उपयोग करते हैं तो तंबाकू के साथ अन्य खतरनाक पदार्थ भी होते हैं, और वो भी पेट में है तो शायद और डेंजरस और हानिकारक प्रभाव डालते हैं।
तो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या करते हैं हम, कोई निकोटिन वाली चीज कोई सी चीज होती है उसको धीरे धीरे देते हैं उसको, और अगर निकोटिन दिए और कुछ दिन तक देते हैं, उसका डोज रिड्यूस करते रहते हैं। फिर उसको अगर इससे नहीं ठीक होता है तो फिर हम लोग उसको कहते हैं जनरली कि आप कुछ न कुछ, जैसे आजकल तो चिविंग गम आ गया, शुगर फ्री चिविंग गम आप खाएं, या कुछ ऐसी लौंग या ऐसी चीजें खाएं जिससे थोड़ा सा एक हेल्दी लोजेंजेस आ रहे हैं जो चूसने वाली चीजें हैं। तो इसको आप करके आप कैसे आदत को अपने उसकी जगह पे अगर आदत बन जाए तो उसको कैसे रिड्यूस करें। इसके बाद भी अगर नहीं ठीक होता है फिर हम लोग कोई दवा एंटी डिप्रेसेंट या उस टाइप के देते हैं। एक दो दवा ऐसी आती हैं स्ट्रेस वाली दवा, जो जहां निकोटिन ब्रेन में अटैच होता है वहीं पे वो दवा जाके काम करती है, तो उसको फिर दवा, लेकिन दवा को हम लोग अवॉइड करते हैं, दवा को लास्ट रिजॉर्ट में। पहले तो सेल्फ कंट्रोल से हम लोग कितना फायदा ले सकते हैं, कितना फायदा करवा सकते हैं, यही इसका बेस्ट तरीका है। आदत की आपने बात की, हमारे समाज में एक बड़ी गंदी आदत ही कहेंगे इसको। आमतौर पर हमने जो घरों में देखा है, जिन घरों में माता पिता तंबाकू का सेवन करते हैं, किसी भी तरीके से करते हैं, वहां अक्सर ये पाया जाता है कि घर में कोई भी छोटा बच्चा है, बेटा है, बेटी है, उसको कई बार हम इशारा करते हैं कि बेटा जरा वो वहां रखा है तंबाकू उठा लाओ, या फला दुकान से जाकर के हमारे लिए ले आओ। ये जो आदत है बच्चों में, हम बच्चा बचपन से ही घर में माता पिता को तंबाकू का सेवन करते देख रहा है, और कई बार माता पिता अनजाने में ही उससे वो चीज मंगवा लेते हैं कि बेटा जरा ये तंबाकू यहाँ रखा है उठा देना, या फला चीज है, सिगरेट की डिब्बी है उसको उठा करके दे देना। बच्चा जब देखता है माता पिता को सेवन करते हुए और उससे वो चीजें मंगवाई जाती हैं, इसका कितना दुष्प्रभाव होता है। वो बच्चा बड़ा होगा और उसकी आदत, जब शुरू से उसने वो चीजें देखी हैं तो उसके अंदर ये सारे सिम्टम, ये सारी आदतें डेवलप होने में जो है ज्यादा संभावनाएं हैं। इस मानसिकता को हम कैसे बदल सकते हैं? समाज में ये जिस तरह से व्याप्त है, माता पिता की और समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए? पेरेंट्स की भूमिका तो हम लोग कहते हैं ना, आजकल पेरेंटिंग डिफिकल्ट है, मतलब पेरेंट्स माता पिता की भूमिका, और ये सब इन्वायरमेंट अगर बच्चा देखेगा तो जरूर करेगा, तो उसको हम लोग यही कोशिश करें। और इसका मुख्य कारण तो हम जानते हैं कि उसका दुष्प्रभाव शायद हम लोगों तक बता नहीं पा रहे हैं। हम लोग अपने को, डॉक्टर लोग भी या समाज के हर वर्ग का ये दायित्व है कि जो तंबाकू का दुष्प्रभाव है हर किसी को बताए। और ज्यादातर माता पिता अगर ऐसा करते हैं, और कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ जागरूकता तो आई है, लोगों में जागरूकता आई है, और अपने बच्चों के सामने अभी करना कम हुआ है, लेकिन अभी बहुत कम है। और ये कैसे हम जागरूक करें इसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये चीजें तो हैं कि अगर घर में देखेगा बच्चा तो जाके बाहर करेगा, और शुरू में वही शौक की तरह करेगा, बाद में आदत पड़ जाएगी। तो इसको हम लोग आपके माध्यम से ही शायद अपने श्रोताओं को बताएं कि आप अपने बच्चे के सामने या बच्चों से इस तरह का काम मत करवाएं जो कि लगे कि बच्चे को कि हाँ ये भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और कैसे कैसे सरकार भी इस पे बहुत कुछ काम कर रही है, जैसे अब जो भी सिगरेट वगैरह या बीड़ी वगैरह उस पे पूरा आपको 85% उसमें दिखाना है कि कैंसर हो जाता है, टर्मिनल स्टेजेस है। आप देखिए सिनेमा हॉल में देखिए वो बताया जाता है, कहीं आप देखिए स्कूल कॉलेजेस के पहले प्रेमाइजेस के अंदर बिकते थे, अब उसमें मना किया जा रहा है। तो हमारे घर से ये जिम्मेदारी देखिए हमारे घर से शुरू होती है, स्कूल कॉलेजेस में भी इस जिम्मेदारी को फॉलो करते हैं। अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपने आगे वाली पीढ़ी को कैसे तंबाकू मुक्त भारत बनाएं और उसमें अपने बच्चे की परवरिश करें। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, हमने बहुत सारी चर्चा इसके सेवन और इसके दुष्परिणाम पर कर ली। अब चूंकि वक्त हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का, बहुत सारी बीमारियां आपने बताई, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से शुरू करते हुए और कैंसर तक की हमने बात की। इस तरह की जो गंभीर बीमारियां हैं, इनका इलाज किस हद तक मुमकिन है, और जब एक व्यक्ति की स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है तो क्या परिणाम हो सकते हैं, वो कितने घातक हो सकते हैं? हम लोग कोई धुआं वाली चीजें करते हैं, जैसे सिगरेट और बीड़ी पीते हैं, तो लंग कैंसर होता है। सबसे खतरनाक कैंसर लंग कैंसर माना जाता है। हालांकि सबसे ज्यादा कैंसर ओरल कैंसर होता है तो तंबाकू की वजह से होता है। अगर देखिए हार्ट अटैक वगैरह, अगर तंबाकू पीने वाले व्यक्ति में कई गुना हार्ट अटैक होने के चांस होते हैं।
तो उसका जो है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है, जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को, उसमें तंबाकू के प्रोडक्ट जाके जमा हो जाते हैं। तो एक तरह से ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ जाता है। तो जितनी खतरनाक बीमारियां आप कह सकते हैं वो सब तंबाकू और तंबाकू के प्रोडक्ट से होती है। तो कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि इस सारे अंग को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं कि हम केवल मुंह में ले रहे हैं तो मुंह को ही प्रभावित करता है। ये हार्ट को प्रभावित करेगा, लीवर को प्रभावित करेगा, किडनी को प्रभावित करेगा और पूरे पेट को प्रभावित करेगा। ब्रेन में जाके ब्रेन के स्ट्रोक आजकल ज्यादातर देखे हैं कि अगर तंबाकू लेने वाले व्यक्ति में कई गुना ज्यादा ब्रेन स्ट्रोक होने के चांस होते हैं नॉर्मल व्यक्ति से। तो आपका जब ब्रेन, हार्ट, ऐसे जो लिविंग चीज है जिसपे हमारी पूरी शरीर डिपेंड है, उसी को अफेक्ट करता है। तो खतरनाक तो है ही, और उसी खतरनाक चीजों को हम लोग जानते हुए भी करते हैं, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि हम जान रहे हैं कि इसका खराब इफेक्ट है, उसके बाद भी वो उपयोग करते हैं। इस तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश होगा, और क्या इस बार कोई थीम ऐसा रखा गया है जिससे लोगों में जागरूकता का स्तर बढ़ाया जा सके? हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन हर साल एक थीम रखती है, और इस साल थीम रखी है कि जो हमारे जो इंडस्ट्री प्रोडक्ट बनाते हैं, तंबाकू का प्रोडक्ट, उनको अट्रैक्टिव बनाते हैं, उसमें फ्लेवर डाल देते हैं और सब डाल देते हैं। जो हमारे टोबैको इंडस्ट्री बना रही तंबाकू, उसको हम लोग जागरूक करें कि वो अट्रैक्टिव बना रहे हैं, तो उसको हम लोग एक्सपोज करें। इसी विषय पे हमारी थीम है कि जो टोबैको प्रोडक्ट हमारी इंडस्ट्री बना रही है उसको, उसके अनमास्क करें। उसके जो एडवर्टीजमेंट होता है, जो अच्छी चीजें बताते हैं कि हाँ इस सुगंध का है, ऐसा है, वैसा है, उसको अनमास्क करें। यही थीम है विश्व स्वास्थ्य संगठन की, और विश्व स्वास्थ्य संगठन इसमें लगा हुआ है। और जब ये लगा हुआ है, एक सरकारी पूरे विश्व स्तर पे हो रहा है, तो हम लोगों की भी कोशिश होनी चाहिए कि इसके दुष्प्रभाव को हम लोग कम से कम होने दें, न उपयोग करके। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, आप समय निकाल करके हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को अपने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जागरूक किया। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों में जागरूकता का स्तर बढ़ेगा, और इस बारे में जो अवेयरनेस है वो अपने घर, परिवार और छोटे छोटे बच्चों में भी वो प्रयास करेंगे इस जागरूकता को लाने का, ताकि हम एक तंबाकू मुक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकें। आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और आपके श्रोताओं को भी धन्यवाद।